कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। वर्ग 10 का जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, वो हम लोग जो है पिछली क्लास में शुरू किए थे, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था पोषण के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि पोषण जो है दो प्रकार का होता है, स्वपोषण तथा परपोषण। स्वपोषण में हम लोगों ने आगे पढ़ा था किस प्रकार से स्वपोषण होते हैं, कौन से जंतु है या पादप है, कौन करता है स्वपोषण, किस विधि से करते हैं, किस तरीका से करते हैं, क्या आवश्यक है, उनकी क्या जो अभिक्रिया क्या रहती है, अंतिम उत्पाद क्या बनता है, वो सारी चीजें हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। यदि आप लोगों ने जो है पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में एडिट है, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसी क्रम में हम लोग आगे आज पढ़ने वाले थे परपोषण के बारे में। अब परपोषण में हम लोग देखने वाले थे कि जंतुओं में पोषण जो है किस प्रकार से होता है। ये पिछली क्लास में कुछ जो पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा बहुत दिखा देते हैं आप लोग को। अब बाकी अगर डिटेल में देखना है तो उसको जो है आप प्लेलिस्ट से वीडियो निकाल के देख लीजिए। जैव प्रक्रम पढ़ा था हम लोगों ने, भोजन के बारे में पढ़ा था, भोजन क्या होता है, और फिर हम लोगों ने पोषण के बारे में पढ़ा था। पोषण के है दो प्रकार थे, इन दोनों के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था कि स्वपोषण और परपोषण। परपोषण आगे आपका तीन प्रकार का था, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ये भी हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक ना। उसके बाद जो स्वपोषण करते हैं ये यानी वो पादप होते हैं। पादप इसलिए होते हैं क्योंकि स्वपोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और ये क्रिया तभी संभव है जब जीव के पास क्लोरोफिल हो। तो किसी जंतु में तो पाया नहीं जाएगा, किसमें पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पादपों में। तो इस वजह से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो सिर्फ कौन कर पाते हैं, पेड़ पौधे, ठीक ना, जिनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें हम लोगों ने देखा था कि पेड़ का हरा होना जरूरी नहीं है, पौधे का रंग जो है हरा होना जरूरी नहीं है, लाल रंग हो, नीला रंग हो, कोई सा भी रंग हो, लेकिन अगर उसके पास जो है क्लोरोफिल उपस्थित है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। ये चीज हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया था। आज हम लोग इसके आगे देखेंगे और देखते हैं फिर आगे की क्लास जो है बहुत ही मजेदार होने वाली है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बहुत अच्छा से उठाता है। इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, कैसे कि इसमें आगे आप पढ़ेंगे कि मानव में पोषण किस प्रकार होता है, तो अपने शरीर के बारे में जानेंगे, तो इस तरीके से भी इंटरेस्टिंग है। एग्जाम में क्वेश्चन अभी आपका जो है बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा से पूछता है इसमें। इसके अलावा इसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करेंगे उसमें भी भर भर के प्रश्न पूछता है इसमें से। तो शानदार क्लास होने वाली है, ठीक ना। शुरू करते हैं हम अपनी इस क्लास को। तो यहाँ पे आ रहे बाबू आपके पास कि जंतुओं में पोषण, जंतुओं में जो पोषण है किस प्रकार से होता है, क्योंकि पादपों में तो हमने पढ़ लिया कि वो स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक ना। उसमें हम लोगों ने देख लिया था कि प्रकाशीय और अप्रकाशीय अभिक्रिया क्या है। अब जंतु किस प्रकार अपना भोजन बनाएंगे, कह रहा है कि जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। समझ में आ रही है बात, यानी अपना भोजन ये खुद नहीं बनाएंगे, अन्य किसी पर आश्रित है। समझ में आ रही है बात, अर्थात परपोषी होते हैं। जो इनका लक्षण भी है, यानी जंतुओं का अगर एक लक्षण पूछा जाएगा तो जैसे हम बताते हैं ना कि जंतु यानी जो सजीव ही होगा उसको ही जंतु कहेंगे ना। तो जैसे हम बताते हैं श्वसन करेगा, परिवहन करेगा, पोषण होगा, उसमें सारी चीज हम गिनवाते हैं ना, उसमें गिनवाते हैं कि नहीं गिनवाते हैं। वैसे ही एक ये भी गुण गिनवा सकते हैं कि वो हमेशा क्या होगा, परपोषी होगा। क्या होगा, परपोषी होगा। परपोषी, मृतजीवी, परजीवी या प्राणी संपोषी, इसमें से कोई भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं आप लोग, तीनों प्रकार हम लोग पढ़े थे ना, ठीक है। ये देखिए जैसे कि यहाँ पहले चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि जो मच्छर है यहाँ से खून पी रहा है, किसी की त्वचा पे बैठा हुआ है। ये किसका उदाहरण हुआ, परजीवी का उदाहरण हुआ। किसका उदाहरण हुआ, परजीवी का। तो क्या अपना भोजन खुद बना रहे हैं, क्या नहीं किसी पे आश्रित है, दूसरे पे आश्रित है ना। ये देखिए यहाँ पे लड़कियां कुछ खा रही है, पिज्जा तीजा खा रही है कि नहीं खा रही है। तो ये अब इसकी जो इंग्रेडिएंट देखेंगे, जो सामग्री इसमें डाली गई है वो कहाँ से प्राप्त किया गया, पादपों से प्राप्त किया गया होगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। इधर ऐसे ही शेर है जो खा रहे हैं, यहाँ पे कुछ जानवर मार के खा रहे हैं, तो ये भी क्या है, किसी जानवर को मार के खा रहा है।
यानी कि अन्य किसी पे आश्रित हुआ कि नहीं हुआ। तो यानी कि जो भी आप जीव देखेंगे, जंतु देखेंगे, वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होता है, निर्भर होता है, ठीक ना। और उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे। किसी को दिक्कत? हाँ बोलिए। लीजिए आगे देखिए। अब इसी में एक जीव है अमीबा। अमीबा के बारे में जो है आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। कैसा जीव होता है, एक कोशिकीय। यानी कि आप अपनी इसको आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। देखिए बाबू, अमीबा के अंदर एक ही कोशिका के अंदर उसका सब चीज होता है। आपके अंदर देखिए जैसे कि अलग अलग अंग है, अंग है कि नहीं, देखने के लिए अलग अंग है, सुनने के लिए अलग अंग है, कुछ जैसे कि कुछ चीज पकड़ना है तो हाथ का आपका अलग अंग दिया हुआ है। अगर खाना मान लीजिए खा रहे हैं तो चबाने के लिए एक अलग अंग दिया हुआ है। स्वाद बताने के लिए एक अलग अंग दिया हुआ है, जीभ है कि नहीं है। खाना जहां जाएगा आमाशय के अंदर वो एक अलग अंग। अभी डिटेल हम लोग देखेंगे आगे। हर चीज के लिए आपके पास एक अलग अंग है। अंग बना होता है उत्तक से, यानी कि बहुत सारा उत्तक मिलके एक अंग बनाता है। उत्तक बनता है कोशिका से, यानी बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक मात्रा में कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं। तो एक मनुष्य के अंदर तो करोड़ों की संख्या में कोशिकाएं पाई जाती है, लेकिन जो अमीबा होता है वो एक कोशिकीय होता है, यानी एक ही कोशिका है, उसी के अंदर उसका सब काम हो रहा है। बात समझ में आ रही है? पकड़ेगा भी वही, खाएगा भी वही, पचाएगा भी वही, बाहर भी वही निकाल देगा। सारा काम वही, ए टू जेड अकेले वही कर रहा है। चलने फिरने का भी काम वो अकेले ही कर रहा है। बात समझ रहे हो? तो अमीबा क्या होता है, एक सरल प्राणी है, समपोषी जीव है। यह मृदु जलीय, पाया कहां जाएगा बाबू, ये मृदु जल में। कहां पाया जाएगा, मृदु जल में। एक कोशिकीय जीव होता है तथा इसका आकार जो है अनिश्चित होता है। आकार इसका फिक्स नहीं होता है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। इसका आकार कूटपादों, यानी कि जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया के बने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे चित्र में कि सूडोपोडिया क्या है। सूडो का मतलब होता है झूठा। बात समझ रहे हैं? यानी कि ये झूठ मूठ का अपना हाथ बना लेता है। कहीं भोजन देखेगा ना तो अपने एक हाथ ऐसे देही में से हाथ निकाल लेगा, आगे आके भोजनों को पकड़ लेगा इसे, और उसके बाद अपना शरीर पूरा बंद कर लेगा। अभी दिखाएंगे आगे आप लोग को। समझ रहे हैं बात को? तो इसका आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि इसके शरीर में हमेशा कूटपाद नहीं होते हैं, लेकिन अगर कुछ अपना भोज्य पदार्थ से देखता है तो अपना झूठ मूठ का एक हाथ बना लेता है और फिर उसको बटोर के अपना शरीर के अंदर बंद कर लेता है। समझ रहे हैं बात को? तो इसका आकार उसी की वजह से क्या होता है, बदलता रहता है। किसी को दिक्कत? अमीबा का जो भोजन है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ डायटम है, या फिर अन्य एक कोशिकीय जीव है, तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े, यानी ये सारी चीजें जो है अमीबा खाता है। यहाँ पे जो चित्र देख रहे हैं आप लोग, ये डायटम है, ठीक ना। अमीबा में पोषण की विधि को क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। क्या कहेंगे? अगर प्रश्न पूछता है कि अमीबा किस विधि से भोजन ग्रहण करता है, फैगोसाइटोसिस एक नंबर में प्रश्न पूछता है। समझ में आ रही है बात? आप सभी लोग याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि अमीबा में जो है पोषण किस प्रकार से हो रहा है। देखिए पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है इसमें, और नीचे यहाँ चित्र भी बना हुआ है और ऊपर पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है पॉइंट्स में। क्या कह रहा है, अमीबा अपने परिवेश में भोजन जैसे कि सूक्ष्म जीव का पहले पता लगाएगा कि पहले कुछ है कि नहीं है, ठीक ना। तब तक नॉर्मल रहेगा, इसे दिख रहा है एकदम नॉर्मल है। अब पता लगाएगा कि किधर भोजन है। समझ रहे बात को? भोजन के चार, अच्छा जब उसको पता लग जाएगा यहाँ पे भोजन है तो उसके चारों ओर क्या करेगा, अपने झूठे पैर फैलाने लगेगा। देखिए यहाँ पे पता लगा लिया कि यहाँ पे भोजन है। अब उसके आसपास देखिए इधर भी अपने पैर फैला लिया है, पैर के नीचे हाथ के, इधर भी फैला लिया है। अब बीच में इधर भोजन है, अभी दबोचा नहीं है उसको, अभी सिर्फ फैलाया है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसके बाद क्या कह रहा है, फिर भोजन को पूरी तरह घेर लेता है, जिससे भोजन का एक खाद्य कण
फूड वैक्यूल बनता है। अब देखिए क्या करेगा, अब ये जो इधर का कोना है और जो ऊपर का कोना है दोनों को सटा देगा। अगला स्टेप में देखिए सटा दिया है। अब ये जो जगह बच रहा है, जो व्हाइट रंग से दिख रहा है, बीच में लाल रंग का जो भोजन है इसका, अब इस पूरे को हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलेंगे? वैक्यूल मतलब खाली स्थान, अब फूड मतलब भोजन का। समझ रहे बात को? यानी कि ये स्थान जो है किसके लिए? अब भोजन के लिए है। किसके लिए है कि नहीं? तो फूड वैक्यूल इसी को बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा फूड वैक्यूल में लाइसोसोम एंजाइम आकर भोजन को पचा देते हैं। अब ये फूड वैक्यूल इसके शरीर के अंदर आ गया पूरी तरीके से। अब इसके शरीर के अंदर एंजाइम होता है। एंजाइम कौन सा इसमें? लाइसोसोम। लाइसोसोम आप लोग पढ़े होंगे वर्ग 9 में, है ना? अब लाइसोसोम आएगा, इस भोजन को पचा देगा। इस भोजन को क्या करेगा? पचा देगा। समझ में आ रही है बात? पाचन के बाद पोषक तत्व अमीबा के शरीर में फैल जाता है। यानी कि इसमें से जो भी ऊर्जा था या फिर जो भी आप कह लीजिए एनर्जी इसको मिलना था, वो इसके शरीर में चारों तरफ क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिख रहा है इधर, इसमें पूरा फैल जाएगा। और जो भी अब उत्सर्जित पदार्थ है, पचने के बाद कुछ अबाड़ कबाड़ भी तो रह जाएगा जिसका जरूरत नहीं है इसके शरीर को, अब उसको इसी विधि से बाहर भी निकाल देगा। देखिए किस प्रकार से। जो अवशोषित नहीं हो सकते उसे अमीबा शरीर से बाहर निकाल देता है। किसी कोई दिक्कत? ये प्रश्न पूछ लेता है कभी 3 नंबर में, कभी 5 नंबर में। इतना आसान है। बात समझ में आ रही है? कुछ मुश्किल है इसमें? सबसे पहले अमीबा क्या कर रहा है? अपने भोजन को देख रहा है, चारों बगल खोज रहा है, किधर है भोजन, किधर है भोजन। और जहां उसको दिख रहा है, अब अपने शरीर में से 2 हाथ बनाएगा, अब भोजन के पास इसे लेके जाएगा। फिर क्या करेगा? उसका हाथों को इसे बंद कर देगा। और जैसे बंद कर देगा, अब जहां पर भोजन उपस्थित है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? फूड वैक्यूल। उसे क्या कह रहे हैं? फिर इसके अंदर से वो एंजाइम जाएगा जिसका नाम क्या है? लाइसोसोम। और जाके उसको पचा देगा। समझ में आ रही है बात? पचा दिया। अब पचा देने के बाद क्या होता है? कुछ उसमें ऐसे तत्व होंगे जो शरीर के लिए उसको उपयोगी है, और कुछ ऐसे तत्व होंगे जो उपयोगी नहीं है। तो जो उपयोगी है उसके शरीर में फैल जाएगा, और जो उपयोगी नहीं है अमीबा उसको अपने शरीर से बाहर निकाल देगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? अमीबा में जो पोषण है इसी विधि से हो रहा है ना, तो इस पूरे को हम लोग क्या कह सकते हैं? समझ में आ रही है बात? फैगोसाइटोसिस। अमीबा में पोषण लिख लेंगे आप लोग। अब चित्र समझ में आया सबको? किसी कोई दिक्कत? आगे चला जाए। ऐसे ही एक और जीव है जिसका नाम क्या है बाबू? पैरामीशियम। क्या नाम है? ये भी एक कोशिकीय जीव होता है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। यानी इसके अंदर भी एक ही कोशिका में सब है। समझ रहे हैं बात को? पढ़ते हैं इसके बारे में। पैरामीशियम में पोषण की विधि, अब देखिए क्या है बाबू? होलोजोइक। किस विधि से होता है इसमें? होलोजोइक। किस विधि से? अमीबा में पोषण फैगोसाइटोसिस, अमीबा में पोषण पैरामीशियम में पोषण। ठीक ना? ये याद रखना आप लोग को। अब इसका प्रोसेस नीचे लिखा हुआ है, इसको देखते हैं हम लोग। पैरामीशियम अपने चारों ओर पानी में उपस्थित छोटे जीव जैसे कि बैक्टीरिया को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ये पाया कहां पे जाएगा? सबसे पहले पता होना चाहिए जल में। ठीक है बात? पानी में। अब ये भोजन खाता क्या है? तो ये क्या खाएगा बाबू? उपस्थित छोटे जीव जैसे कि बैक्टीरिया। जो इससे जो छोटे जीव होंगे उसको क्या करेगा? ये खा जाएगा। बात समझ रहे हो? आगे देखिए। इसमें ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं बालनुमा संरचना दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग सीलिया। क्या बोलते हैं? यही इसको मदद करता है आगे पीछे होने, मतलब अपनी जगह बदलने में। जैसे हम लोग पैरों की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, और जो पैरामीशियम है वो किसकी सहायता से जाएगा? सीलिया की सहायता से। बात समझ रहे हैं? देखिए सीलिया छोटे रोम लहराने की क्रिया द्वारा पानी और उसमें मौजूद भोजन को ओरल ग्रू यानी मुंह जैसी जो संरचना है यहाँ पे उसके पास लेके जाता है। दिख रहा है इसमें? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे लेके जाएगा। देखिए किस प्रकार से फिर अपने मुंह खोल देगा यहाँ पे, अब भोजन अंदर आने लगेगा। देखिए आगे।
ओरल ग्लू के माध्यम से भोजन सेल माउथ में प्रवेश करते हैं, यानी कि साइटोसोम में। दिख रहे हैं ऐसे कुछ कण अंदर घुस रहे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देख पा रहे हैं सभी? ठीक। फूड वेसिकल्स में लाइसोसोम एंजाइम मिलता है। अब यहाँ पे भी कौन सा एंजाइम है बाबू? एंजाइम लाइसोसोम पाया जा रहा है आपका अमीबा में भी और पैरामीशियम में भी, यानी दोनों जगह पाचन एंजाइम कौन सा है? लाइसोसोम। ठीक है, जो भोजन को पचाकर सरल पदार्थों में बदल देता है। बचे हुए पोषक तत्व पैरामीशियम की कोशिका में फैल जाते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। भोजन तो हम खाते इसीलिए ताकि हमें ऊर्जा मिले, तो जो इसमें उपयोगी तत्व थे वो पूरा शरीर में इसके फैल जाएंगे। समझ रहे बात को? और इसको क्या करेंगे? ऊर्जा देंगे। भोजन के अवशेषों को कोशिका के पिछले भाग में मौजूद साइटोपाइज, क्या नाम बता रहा है इसमें बाबू? साइटोपाइज, ठीक ना, वहां से बाहर निकाल देता है। असिलिया आधारित प्रक्रिया पैरामीशियम के लिए तेज और कुशल है। समझ रहे हैं बात को? ये क्या करेगा? अपना भोजन का पहले पता लगाएगा, जैसे वो पता लगा रहा था, ठीक है। अब जहां इसको अपना भोजन दिखेगा, पहले तो खाता क्या आप लोग को पता होना चाहिए, अपने से छोटे जीवों को खाएगा। ये एक ही कोशिकीय है, ये बैक्टीरिया को खाएगा। किसको खाएगा? जैसे ही बैक्टीरिया दिखेगा इसको, अपने मुंह खोल देगा, ठीक ना। यहाँ से भोजन जो है प्रवेश कर जाएगा अंदर, अंदर भोजन प्रवेश करेगा, फिर वही बनेगा। भोजन जब अंदर आ गया उसको हम क्या बोलेंगे? फूड वेसिकल। क्या बोलेंगे? उसमें भी यही पढ़ रहे थे हम लोग, अमीबा में भी। ये फूड वेसिकल बन गया है, क्या बन गया बाबू? अब अंदर से कौन सा एंजाइम निकलेगा? लाइसोसोम। और लाइसोसोम इसको क्या करेगा? पचाएगा, यानी कि तोड़ के सरल कणों में बदलेगा। जो उपयोगी है उसका शरीर उपयोग कर लेगा, जो अनावश्यक पदार्थ है उसको बाहर निकाल लेगा। खत्म हो गया पैरामीशियम में पाचन। कोई मुश्किल, कोई दिक्कत? ये दोनों ही लगभग एक जैसे ही हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। इसके बाद आता है जो इस चैप्टर का जो हम कह सकते हैं मुख्य भाग है। आगे नहीं हो रहे, अच्छा इस वाले पीडीएफ में यही तक था। खैर कोई बात नहीं। अब हमें आगे क्या पढ़ना है बाबू? आगे हम लोग को देखना है कि मनुष्य में पाचन जो होता है किस प्रकार से होता है। किसमें? मनुष्य में जो पाचन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो पहले आप लोग को जो है मानव का जो पाचन तंत्र है उसका संरचना बनाना आना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो हम लोग जो है यहाँ पे एक चित्र बनाएंगे और आप लोग देखिए कैसे बनाना है। पहले नाक बना देंगे एगो, ऐसे मुंह बन गया, ठीक ना। ये मुंह है और मुख गुहा से क्या करते हैं हम लोग? भोजन को ग्रहण करते हैं। एक पाइप बना देते हैं, जिस पाइप की सहायता से क्या होगा? भोजन जो है नीचे आएगा। यहाँ पे एक अमाशय बना देते हैं, ठीक है बात। अमाशय के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? वो बड़ी आंत बना देते हैं। ठीक है, यहाँ से अब ये क्या होती है? अंदर छोटी आंत होती है, पूरा फैली रहती है इसके अंदर। इस पूरे में क्या रहता है? पूरा छोटी आंत फैला रहता है। यहाँ पे हमारे पास क्या उपस्थित रहता है बाबू? यकृत रहेगा। यकृत में के यहीं से एगो कुछ निकला रहता है, उसका क्या नाम होता है हमारे पास? पित्ताशय। बहुत सुंदर बाबू। यहाँ पे एक और कुछ उपस्थित होता है, उसका नाम क्या है? कोई दिक्कत? एक रफली डायग्राम बनाए हैं, कुछ इसी तरीके से संरचना होती है। इन सबका नाम लिख देते हैं, ठीक ना। नाम देखिए, जहां से खाना खाएंगे हम लोग उसे बोलेंगे हम लोग मुख गुहा। इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्रास नली। इसका क्या नाम हो जाएगा? अमाशय, ठीक है। इसका क्या नाम हो जाएगा? ये क्या है? इसका क्या नाम हो जाएगा? पक्वाशय। क्या नाम हो जाएगा बाबू? पक्वाशय। ये क्या है?
अग्नाशय। ये क्या है हमारे पास? बड़ी, और ये क्या है? छोटी आंत। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपेंडिक्स। क्या बोलेंगे? ये क्या है हमारे पास? गुदा द्वार। ये एक लगभग रफली संरचना है किसकी बाबू? मानव पाचन तंत्र की। मानव पाचन तंत्र की। किसी को दिक्कत इसमें? अब देखिए बाबू, पाचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला, ध्यान दीजिएगा। जब भी हम लोग भोजन खाते हैं, क्या करते हैं? नाक से खाते हैं कि मुंह से खाते हैं? मुंह से खाएंगे। कहां से खाएंगे? मुंह से। जैसे ही भोजन जो हमारे मुख में प्रवेश करेगा, हमारे मुख में भोजन जब प्रवेश करेगा तो हमारे मुंह में क्या होते हैं? दांत। क्या होते हैं बाबू? दांत। क्या होता है? दांत होते हैं। क्या होते हैं बाबू? दांत का क्या काम होता है कि जो भोजन है ना वो, उसको तोड़ के छोटे छोटे कणों में क्या करना है? बदल देना है। कैसे कणों में? बिल्कुल छोटे छोटे कणों में बदल देना है। ये किसकी सहायता से होता है? दांत की सहायता से। और दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं हमारे शरीर में? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। नाम पता है आप लोग को? बताइए। रदनक, कृंतक, ठीक लिखे हैं, कृंतक, ठीक है। अग्र, चौड़क, और उसके बाद आता है आपके पास चौड़क। अब ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन है एक अलग वीडियो में दे देंगे, पूरा चित्र वगैरह के साथ इसका क्या काम रहता है। बस आप लोग फिलहाल इतना समझिए। ये 4 प्रकार का जो रहता है दांत रहता है, और जो क्या करते हैं? भोजन के कणों को एकदम सूक्ष्म कणों में तोड़ते हैं। एकदम सूक्ष्म कणों में तोड़ते हैं। बात समझ में आ रहा है? भोजन के कणों को कैसे में तोड़ते हैं? सूक्ष्म कणों में तोड़ते हैं। किसी को दिक्कत? जब भोजन के कणों को सूक्ष्म कणों में तोड़ दिया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है? मुख के अंदर ही ग्रंथि उपस्थित होती है। मुख के अंदर ही ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? लार ग्रंथि, जहां से लार निकलता है। समझ रहे हो बात को? जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें ये ग्रंथि ज्यादा एक्टिव होती है। तो छोटे बच्चे देखेंगे दिन भर क्या करेगा? लार चुआता रहता है चारों बगल। देखें कि नहीं देखें? जैसे जैसे बड़े होने लगेंगे ग्रंथि जो कम एक्टिव होती है। समझ रहे बात को? छोटे बच्चों में ग्रंथि ज्यादा एक्टिव होती है, ठीक ना। करीबन 1 से 3 लीटर का जो है लार का निर्माण हो जाता है डेली हमारे शरीर के अंदर। ठीक ना। तो लार ग्रंथि से क्या निकलेगा बाबू? लार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलेंगे? लार को बोलते हैं सलाइवा। क्या बोलते हैं? सलाइवा। कोई दिक्कत? मुख में क्या है? लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड है, और उससे निकलेगा क्या? लार। इसको पायरेटेड ग्रंथि भी बोलते हैं। पायरेटेड ग्लैंड। पायरेटेड ग्लैंड निकलेगा क्या इसमें से? सलाइवा यानी कि लार निकलेगा। अब लार क्या करता है? भोजन के कण जो है ना उसमें उसको गाढ़ा बना देता है। क्या करता है? उसको गाढ़ा बना देता है। समझ रहे हैं बात को? और पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। पाचन जो है भोजन का यहीं से शुरू हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? जो भोजन का जो पाचन है आपके मुख से ही शुरू हो जाता है, इसी लार ग्रंथि से स्रावित होने वाला लार की सहायता से। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पे क्या करता है ये लार ग्रंथि? आपके भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, कौन सी बाबू? कार्बोहाइड्रेट।
क्या उपस्थित है? इस कार्बोहाइड्रेट को बदलता है माल्टोज में। किसमें बदलते हैं? माल्टोज में। किसमें बदलेगा? समझ में आ रही है बात? अभी तक हम लोग कितना पढ़े हैं? हम खाना खा रहे हैं, कौन चीज से खाएंगे? मुंह के रास्ते से। मुंह में जैसे ही खाना डालेंगे, दांत उपस्थित है। दांत कितना होता है आपका? 32 को होता है ना, जो टोटल 4 प्रकार का होता है। मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 को। ऐसे को प्रकार देखिएगा तो 4 यहाँ प्रकार लिखा हुआ है। समझ रहे हैं बात को? है कि नहीं है? ये दांत क्या करेंगे? भोजन के कणों को तोड़ तोड़ के सूक्ष्म कणों में बदलेंगे। अब फिर लार ग्रंथि से स्रावित होने वाला जो लार है, अच्छा, सलाइवरी ग्लैंड से स्रावित होने वाला जो सलाइवा है, ये क्या करेगा? भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल देगा? माल्टोज में। किसमें बदल देगा? यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब देखिए भोजन कहां पहुंचा है अपना। ये दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? भोजन मुख में था, मुख से आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बहुत अच्छा बात है। अब थोड़ा सा आप लोग को हम एक छोटा सा एक प्रश्न पूछते हैं आप लोग से। जब हम मुंह से सांस लेते हैं, सांस भी कई बार मुंह से लेते हैं। सर्दियों का दिन चल रहा है, सर्दियों का टाइम है, नाक वगैरह बंद हो जाती है, तो कई बार जो है मुंह से भी श्वसन करने लग जाते हैं हम लोग। अच्छा है, नाक से श्वसन करते ही, तो वो जाता है फेफड़े के पास। कहाँ जाता है बाबू? फेफड़े के पास। लेकिन जब हम मुंह से खाना खा रहे हैं तो वो जा रहा है आमाशय के पास। कैसे हो रहा है? तो प्रिंस इसका सही उत्तर दिए हैं। इसमें एक एपीग्लोटिस जो होता है, जिसे ग्रसिका कहते हैं, एपीग्लोटिस। इधर से आगे से भी कोई बालक बोला था, ठीक ना? सही उत्तर थे एपीग्लोटिस। तो यहाँ पे अब रोल शुरू होता है एपीग्लोटिस का। किसका बाबू? एपीग्लोटिस को आप इस तरीके से समझिए कि ऊपर से आ रहा है भोजन है चाहे हवा है, ऊपर से आने का तो पाइप एक ही है, नीचवा 2 पाइप है। यहाँ पे तो पाइप है, 2 पाइप है। इसको हम लोग मान लेते हैं ग्रास नली। क्या मान लेते हैं? यानी इसमें जाएगा तो ये कहां पहुंचेगा? आमाशय के अंदर। कहां पर कुछ पहुंचेगा ये? अगर इसमें प्रवेश करेगा तो इसको मान लेते हैं श्वास नली। इसमें भोजन जाएगा, अरे कुछ भी अगर प्रवेश करता है तो वो कहां जाएगा? फेफड़ा के अंदर। समझ में आ रही है बात? तो नीचे अलग अलग पाइप होता है, लेकिन ऊपर से रास्ता तो एक ही है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एक लगा रहता है कौन सा बाबू? ढक्कन। क्या लगा रहता है? ढक्कन। देखिए हम ढक्कन को बनाते हैं यहाँ पे। ये ढक्कन ऐसा होता है कि दोनों बगल घूम जाता है, कभी इधर रहेगा कभी इधर रहेगा। बात समझ रहे हो? ऐसी ढक्कनों का क्या नाम है? एपीग्लोटिस। क्या नाम है? एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस। ये जो एपीग्लोटिस है, ये कंट्रोल किया जाता है हमारे मस्तिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के द्वारा। यानी हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है? एपीग्लोटिस का मूवमेंट को कंट्रोल करता है कि कब किस तरफ घूमेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कि हम सांस ले रहे हैं तो सांस कहां जाना चाहिए? फेफड़ा के अंदर। तो उस समय क्या करेगा? ये इस तरफ घूम जाएगा, ग्रास नली को बंद कर देगा कि भाई जो आया उसको कहां भेजना है? फेफड़ा के अंदर। जैसे जब हम खाना खा रहे हैं तो वो क्या करेगा? श्वास नली को बंद कर देगा, बंद कर। इसको कहां भेजेगा? फिर आमाशय के पास। बात समझ में आ रही है? कंट्रोल किससे हो रहा है? मस्तिष्क के द्वारा। अब खेला यहीं पे शुरू हो जाता है बाबू। अब क्या होता है कि अब मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, और जब आपका मस्तिष्क ही कहीं और बिजी हो गया है, कहीं और व्यस्त हो गया, यानी कि मान लीजिए खाना खा रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, चाहे फिल्म देख रहे हैं, इतना खो गए हैं कि सब दुनिया भुला गए हैं कि कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं है ना। तो उस समय क्या होता है? एपीग्लोटिस पूरा हो गया है बाबू। देखिए ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है, अब ब्रेन में कहीं और बिजी हो गया है। तो अब इसको पता है कि कब किधर हिलना है, मुड़ना है। इसको कुछ पता नहीं है, इसको बताता कौन है? ब्रेन। अब ब्रेन खुद कहीं और पगलाइल है। बात समझ में आ रहा है? तो उस स्थिति में क्या होता है? कई बार जो है भोजन ही आ जाता है श्वास नली की तरफ। बात समझ में आ रहा है? अब इसको पता ही नहीं है किधर घूमना है, कई बार तो इधर घुमा रहता है तो ठीक है,
और कई बार उल्टा घूम गया तो भोजन कहाँ चल जाएगा, फेफड़ा के अंदर। बात समझ रहे हैं। अब फेफड़ा में कुछ पचाने का कुछ तरीका तो होता नहीं है, कुछ एंजाइम कुछ भी नहीं है, तो फेफड़ा क्या करेगा, ये कहाँ से आ रही सब चीज, यहाँ तो हवा आना चाहिए था, तो इसको वापिस ढकेलता है फेफड़ा। बात समझ रहे हैं। तो हिचकी वगैरह आने लगता है। कल पूछ रही थी एगो लड़की इधर से कोई कि सर जी हिचकी काहे आता है, समझ रहे बात को। तो हिचकी काहे आता है, जब यदि अगर भोजन एपिग्लोटिस मतलब जब ठीक से काम नहीं किया, यानी कि जब मस्तिष्क बिजी था, है ना, तो उस वक्त क्या होता है बाबू, वो भोजन गलती से अगर आ गया किस तरफ, फेफड़ा की तरफ, फेफड़ा इसको वापस ढकेलेंगे, वापस ले, तो वही हमको क्या आता है, हिचकी आता है, उकाई आता है बार बार, कई बार उल्टी भी कर देते हैं बार, मतलब बच्चे समझ रहे बात को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो यहाँ पे पूरा का पूरा खेला किसका है, एपिग्लोटिस का। किसी को दिक्कत। अब मान लीजिए कि एपिग्लोटिस ठीक से काम किया है, एपिग्लोटिस ठीक से काम किया है, अब भोजन कहाँ आ गया, अब ग्रास नली के अंदर। जरा देखना बाहर उनको, कौन है, भोजन कहाँ आ गया, ग्रास नली के अंदर। यहां तक किसी को दिक्कत। अब ग्रास नली में आ गया, यानी कि ये है अपनी ग्रास नली। समझ में आ रही है बात। अब ग्रास नली में जब भोजन जाता है, ग्रास नली में जब भोजन जाता है तो बाबू ये लई के रूप में तो पहले ही बन गया है। हम बताए थे ना अभी, वो जब लार क्या किया था, उसको चिपचिपा ऐसे बना दिया था, वो लई के रूप में बना देता है लगभग, ठीक ना। तो लई के रूप में तो बन गया है भोजन। अब कहाँ गया है बाबू, ये ग्रास नली में, यानी लई के समान एक गेंदा के रूप में बन गया है बाबू। और जैसे अब यहाँ से गिरेगा ढब ढब, पेट में गिरेगा, जब खाना खाएंगे ढब ढब आवाज आएगा बात समझ रहे हैं। तो ऐसा आवाज लेकिन आता नहीं है, उसका रीजन क्या है, ये जो भी लेई के समान आपका भोजन जो परिवर्तित हुआ है, एक विशेष गति में आगे जो है मूव करता है, और उसका नाम है क्रमाकुंचन। क्या नाम है, अभी आपको दिखाते हैं क्रमाकुंचन का चित्र वगैरह। किस तरीके से जो भोजन जो है इसके अंदर मूव करता है। ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये दिख रहे हैं किस तरीके से, इसी तरीके से जो है भोजन नीचे गति करता है, यानी कि आराम आराम से। इसमें अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो जहां पे भोजन है वहां वाला भाग फैला हुआ है, और ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बंद है, ताकि एकदम से घसक के नीचे नहीं जाएगा। इस गति को हम लोग बोलते हैं क्रमाकुंचन, इंग्लिश में बोला जाता है पेरिस्टेलिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टेलिक मूवमेंट। किसी को दिक्कत, ओके और चित्र दिखाते हैं इससे संबंधित। ये दिख रहा है आप लोग को, ये वाला चित्र ध्यान से देखिएगा। देख पा रहे हैं आप लोग, जैसे कि भोजन का जो कण है वो यहाँ पे है, यानी कि लेई वगैरह जो भी हम बोल रहे थे अभी, तो यहाँ वाली जो मांसपेशियां है ग्रास नली की, वो फैल गई है जहां पे भोजन है, और ऊपर वाला हिस्सा भी सिकुड़ा हुआ है, नीचे वाला हिस्सा भी सिकुड़ा हुआ है। अब जैसे थोड़ा सा आगे घुसकेगा तो ऊपर वाला हिस्सा क्या है, पूरी तरीके से सिकुड़ने लगेगा, और नीचे का जो हिस्सा है वो धीरे धीरे फैलने लगेगा। जैसे और आगे जाएगा तो ऊपर वाला जो अपनी लगभग पहले वाली स्थिति में आ गया है, ये वाला धीरे धीरे अभी सिकुड़ रहा है, और नीचे वाला हिस्सा फैला हुआ है। और ये इस तरीके से आराम आराम से गति करता है हमारी ग्रास नली के अंदर, और आराम आराम से कहां पहुंचेगा, फिर अमाशय के पास। समझ में आ रही है बात। इसी वजह से ढब ढब नहीं करता है, नहीं तो पेट में तो मान लीजिए इतना सारा एंजाइम वगैरह रहता है, पानी रहता है, वो तो ढब ढब इसमें से गिरेगा और ढब ढब आवाज आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता है इसे, देखिए एक और चित्र में देखिए ध्यान से आप लोग, दिख रहा है आप लोग को। इस प्रकार से जो भोजन है आराम आराम से गति करते हुए कहां पहुंचेगा, अमाशय के अंदर। किसी को दिक्कत। तो ग्रास नली से संबंधित एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यही पूछता है कि ग्रास नली में भोजन आगे कैसे बढ़ता है, किस गति से आगे चलता है। तो उसके क्या सही उत्तर होगा, क्रमाकुंचन। क्या सही उत्तर होगा, क्रमाकुंचन। किसी को दिक्कत। आ जाते हैं आगे। क्रमाकुंचन की गति से होते हुए भोजन कहां पहुंचा, अमाशय के पास। कहां पहुंचा है,
अमाशय के पास। अमाशय को आप समझते हैं क्या है भाई अमाशय? अमाशय को जब आप पढ़िएगा हायर क्लासेस में तो इसमें आप लोग देखेंगे अमाशय को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? लेकिन अभी आपको इतना डिटेल में नहीं लेके जाएंगे, आप लोग के स्टैंडर्ड में इतना नहीं है अभी। बात समझ में आ रही है? अमाशय जो है, अमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो अमाशय के अंदर उपस्थित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या उपस्थित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बारे में सुने कभी? बहुत खतरनाक अम्ल होता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक अम्ल होता है। हाथ पे इधर से गिराइएगा, इधर से छेद के निकल जाएगा। इतना खतरनाक जो है केमिकल कह लीजिए, चाहे अम्ल कहिए चाहे एसिड जो है हमारे अमाशय में उपस्थित होता है। और जैसे हम भोजन खाते हैं, भोजन में कोई बैक्टीरिया या कोई जीवाणु विषाणु ऐसा कुछ उपस्थित होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वहीं पे उसको मार देता है। समझ रहे हैं बात को? तो इससे क्या करता है? हमें रोगों से सुरक्षा करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बात समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसका पहला काम क्या बताए हम? सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। क्या करता है? सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। किसी को दिक्कत? अच्छा, तुम लोग के मन में नहीं आया क्वेश्चन भाई कि जब हम बोल रहे हैं कि इधर से डालिएगा तो हाथ को छेद के निकल जाएगा नीचे से, फिर पेट में कैसे अपना उपस्थित, कैसे पेट को छेद के काहे नहीं बाहर आ रहा है? समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो आपका अमाशय है, इसके जो आंतरिक हिस्सा है, इसको इधर बनाते हैं अमाशय को हम थोड़ा लोग के लिए। कुछ इस तरीके से लगभग चित्र है इसका। समझ रहे बात को? लगभग ऐसे कुछ चित्र है। यहाँ जो इसकी आंतरिक भित्ति है ना, यहाँ पे एक स्पेशल झिल्ली मौजूद होती है। स्पेशल एगो झिल्ली मौजूद होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? म्यूकस झिल्ली। क्या कहेंगे? म्यूकस। ये म्यूकस झिल्ली क्या करती है? इसको अंदर बढ़िया से संभाल के रखती है। अगर ये बाहर आएगा तो बहुत नुकसान कर देता है। समझ रहे बात को? म्यूकस झिल्ली। और जहां पे म्यूकस झिल्ली होता है कमजोर, जहां पे म्यूकस झिल्ली क्या होता है बाबू? कमजोर हो जाता है, तो वहां पे अब क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे कमजोर हो गया तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से लगभग टच में आने लगेगा ये अमाशय की आंतरिक भित्ति, और वहीं पे ये क्या कर देगा? इसको घाव बना देगा। क्या बना देगा? घाव। और उसको हम लोग बोलते हैं अल्सर। क्या बोलते हैं? अल्सर। पेटवा खूब दुखाई। समझ रहे बाबू? पेटवे के अंदर क्या हो जाएगा? घाव हो जाएगा। घाव होगा कैसे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा? जो घाव हमारे पेट के अंदर इस अम्ल की वजह से होता है। समझ रहे? जहां पे म्यूकस झिल्ली कमजोर होगी वहां पे जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के टच में आएगा, डायरेक्टली आएगा कि नहीं आएगा? और जैसे उसके टच में आएगा तो वहां पे क्या होगा? घाव बना देगा। जिस घाव को हम क्या बोलते हैं? अल्सर। पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं उसको। पेप्टिक। बात समझ में आ रही है? पेप्टिक अल्सर किसकी वजह से होगा? इसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से। ठीक है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में सुरक्षित किस तरीके से रहता है? म्यूकस झिल्ली की वजह से। किसकी वजह से? अगर म्यूकस झिल्ली कमजोर हो जाए तो घाव बना देगा। उस घाव का क्या नाम है? पेप्टिक अल्सर, चाहे अल्सर कहिए। क्या बना देता है? पेप्टिक अल्सर। क्या बना देगा? पेप्टिक अल्सर। किसी को दिक्कत? अच्छा काम क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों की रक्षा करेगा। सूक्ष्म जीवों की, सूक्ष्म जीवों से रक्षा करेगा हमारे शरीर की। समझ रहे हैं बात को? काफी हद तक जीवाणुओं को यहीं पे मार देता है, जिससे हम लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग इतने सारे उटपटांग चीजें खाते हैं, बच्चे जो है खासकर, उनमें तो जो है अगर ना हो तो हमेशा ही बीमार पड़ेंगे। लेकिन उनमें एक और ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि, वो भी बहुत अच्छा से काम करती है, जिसकी वजह से जो है उनका जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं बच्चे। पढ़ेंगे उसको हम लोग आगे ग्रंथि वाला चैप्टर में। यहां तक किसी को दिक्कत? अमाशय में भोजन आया। अमाशय में पहले से क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिसकी वजह से क्या है? यहाँ पे माध्यम कैसा होगा? एसिडिक होगा कि नहीं होगा? जब ये अम्ल है तो माध्यम कैसा होगा? अम्लीय होगा ना। यहाँ पे माध्यम कैसा होगा? अम्लीय होगा। यहाँ पे क्या उपस्थित है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सुरक्षित रखने के लिए वहां पे
अमाशय की आंतरिक भित्ति पे क्या उपस्थित है? म्यूकस झिल्ली। क्या उपस्थित है? म्यूकस झिल्ली। जहां पे म्यूकस झिल्ली कमजोर होगा वहां पे क्या हो जाएगा? घाव बना देगा। उस घाव का क्या नाम है? पेप्टिक अल्सर। अब हम लोग आगे देखते हैं कि भाई अब इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है। तो पहले का काम हम क्या लिखे हैं? सूक्ष्म जीवों से हमारी रक्षा करेगा। सूक्ष्म जीवों से हमारी भोजन को अम्लीय बना देगा। भोजन में जो पाचन के माध्यम में कैसा बना देगा? अम्लीय बना। यहां तक किसी कोई दिक्कत है? अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अमाशय की जो आंतरिक भित्ति है यहीं पे ग्रंथि उपस्थित होती है। यहीं पर क्या होती है? जिसको हम लोग बोलते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं बाबू? जठर। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक। ये आगे पेप्सिनोजन। सीधा आपको चलिए एंजाइम का नाम ही बताते हैं। यहां से दो एंजाइम का स्राव होता है। कितने एंजाइम का? पेप्सिन और रेनिन। किसका बाबू? पेप्सिन और रेनिन। कहां से स्रावित हो रहा है? जठर ग्रंथि से। कहां से स्रावित हो रहा है? जठर ग्रंथि उपस्थित कहां पे है? अमाशय के अंदर। अमाशय की आंतरिक भित्ति पे। अमाशय की आंतरिक भित्ति पे जठर ग्रंथि उपस्थित है और जठर ग्रंथि से दो एंजाइम निकल रहा है जिसका क्या नाम है? पेप्सिन और। ये दोनों ही क्या करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं। किसका पाचन करेंगे? यानी हमारे भोजन के अंदर जो प्रोटीन है उसको पचाने का काम कौन करता है? पेप्सिन और। अब ध्यान दीजिएगा, रेनिन जो है प्रोटीन को तो पचाता ही है, लेकिन किस प्रकार के प्रोटीन का? तो जो दूध में पाया जाता है प्रोटीन उसको कौन पचाता है? रेनिन। दूध में उपस्थित प्रोटीन को। समझ रहे हैं बात को? यानी वो प्रोटीन जो दूध में उपस्थित होता है उसको कौन पचाता है? रेनिन। और पेप्सिन क्या करता है? बाकी भोजन के अंदर जो प्रोटीन उपस्थित है उसको पचाने का काम करता है। अब आप लोग बताइए, हम लोग के शरीर में पेप्सिन ज्यादा पाया जाएगा कि रेनिन ज्यादा पाया जाएगा? पेप्सिन। और जो छोटा बच्चा होगा उसके अंदर रेनिन होगा ज्यादा या पेप्सिन? समझ रहे ना? क्योंकि छोटा बच्चा क्या करता है? सिर्फ दूध पीता है। अब 5-6 महीने का बच्चा क्या खाएगा पिएगा? सिर्फ दूध पीता है ना। तो उसके अंदर सबसे ज्यादा दूध का ही पचाने की जरूरत है ना। तो उसके अंदर जो रेनिन का स्राव है बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिससे क्या हो? दूध का जो है पाचन उचित तरीका से हो सके। समझ रहे बात को? जठर ग्रंथि उपस्थित कहां पे है? अमाशय की आंतरिक भित्ति पे। अमाशय की, ठीक ना। यहां से कौन से एंजाइम का स्राव होगा? पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन। किसी को दिक्कत? पेप्सिन और रेनिन ये दोनों क्या करेंगे? किसको पचाएंगे? प्रोटीन को। किसको पचाएंगे? रेनिन कौन से प्रोटीन को? और पेप्सिन? समझ में आ रही है बात? पचाने का मतलब क्या होता है? पचाने का मतलब क्या होता है? यानी बड़े कणों को तोड़ के छोटे कणों में बदलना। बात समझ में आ रही है? छोटे कणों में बदलना। तो अब प्रोटीन को पचाना, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटीन के जो बड़े कण हैं उसको तोड़ के उसको सरल कणों में बदलना है। बात समझ रहे हैं? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? आ रही है सबको? तो यहाँ पे प्रोटीन किस में बदल जाता है? प्रोटीन बदलेगा यहाँ पे पेप्टोन में। किस में बदल जाएगा? पेप्टोन में। बात समझ में आ रहा है? प्रोटीन किस में बदल जाएगा? पेप्टोन के अंदर। किसी को दिक्कत? आगे देखिए, किधर है? अब देखिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए भोजन कहां पहुंचा है? यहां तक आ गए हम। अब इस भाग को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पक्वाशय है बाबू। ध्यान से देखिए, इसका क्या नाम है? पक्वाशय। क्या नाम है? पक्वाशय। क्या नाम है इसका? पक्वाशय। अब पक्वाशय के पास जब भोजन पहुंचता है
पकवासी के पास जब भोजन पहुंचता है, ध्यान दीजिएगा। तो आमाशय में प्रोटीन का पाचन हो गया है, मुख में जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया। अब जब ये पकवासे में भोजन पहुंचेगा तो इसके बाईं तरफ ये क्या दिख रहा है आपको, यकृत। क्या दिख रहा है, यकृत। थोड़ा सा यकृत के बारे में भी हम लोग को जान लेना चाहिए। यकृत हमारे शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि है। समझ रहे बात को। अगर प्रश्न पूछता है हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत होगा बाबू। प्रश्न पूछता है हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, अंतःस्रावी में यकृत नहीं होगा, अंतःस्रावी में आ जाता है आपका थायराइड। ठीक ना, ग्रंथि वाले चैप्टर में आप लोग पढ़िएगा। बाह्यस्रावी पूछेगा। एक्चुअली क्या है, जो आपका ये यकृत है एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है, तो बाह्यस्रावी पूछेगा तो कौन सा है, यकृत है। अच्छा, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तब भी क्या है, इसका वजन लगभग 1.5 किलो होता है। कितना होता है, 1.5 किलो होता है। कितना होगा इसका वजन, लगभग 1.5 किलो होगा। किसी को दिक्कत है यहाँ पे। इसी यकृत के अंदर क्या बनता है आपका, पित्त। क्या बनता है, पित्त। पित्त नाम का एक कह लीजिए द्रव्य बनता है, पित्त। पित्त इधर लिख देते हैं, पित्त। क्या बनेगा, पित्त। लेकिन ये सिर्फ बनाता है, अपने लगे रखता नहीं है। रखने के लिए एगो अलग आदमी रखा हुआ है, तुम सामान संभाल के रखना। समझ रहे हो बात को। संभाल के कौन रखता है, पिताशय। कौन संभाल के रखेगा, पिताशय। क्या करता है, इस पित्त को संभाल के रखता है। तो पिताशय को पित्त की थैली भी बोलते हैं। कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहें से कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, किसी को दिक्कत यहाँ पे, किसी को दिक्कत। अब देखिए पकवासे में हम पहुंचे थे। पकवासे में जो आपका जो पाचन होता है वो होता है क्षारीय माध्यम में। पकवासे में जो पाचन होगा किस माध्यम में होगा, क्षारीय में। किस माध्यम में, क्षारीय में। इसका होने का 2 रीजन है। इससे पहले हम लोग आमाशय में पढ़े थे। आमाशय में पाचन किसमें होता है, अम्लीय माध्यम में। किस वजह से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मौजूद होने की वजह से। समझ रहे हैं। पकवासे में जो है आपका जो भोजन का पाचन होता है किस माध्यम में होगा, क्षारीय माध्यम में। किस माध्यम में, इसका 2 रीजन है। कितना रीजन है, एक तो यह कि इसकी आंतरिक भित्ति से बाइकार्बोनेट आयन निकलता है, बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट क्या है, एक क्षार है, यानी कि बेस है। एसिड बेस वाला चैप्टर आप लोग पढ़ लिए अभी, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। उसमें पहला नहीं दूसरा है। पहला तो अभिक्रिया वाला है, अभी नहीं पढ़े आप लोग। उसमें आप लोग एसिड बेस के बारे में पढ़िएगा अच्छा से। तो ये क्या है बाबू, एक बेस है, यानी कि एक क्षार है। समझ रहे हैं। तो इसके माध्यम को कैसे बना देता है, क्षारीय बना देता है। दूसरा क्या रीजन है, जो पित्ताशय से पित्त आता है। पित्ताशय से क्या आएगा बाबू, यहाँ पे पित्त। पित्त नाम का रस पित्ताशय में था ना, जिसको बनाया किसने था, यकृत ने। जब पित्ताशय से पित्त नामक जो रस आएगा कहाँ पे बाबू, पकवासे के अंदर। तो पित्ताशय से जो आता है पित्त, वो पित्त भी कैसा होता है बाबू, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। इस दोनों की वजह से पकवासे में जो पाचन का माध्यम होता है वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, किसी को दिक्कत, पकवासे में कैसा हो जाएगा, क्षारीय। पकवासे में कैसा हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए करता क्या है, पित्त नामक रस जो आता है, वो जो पित्त आता है वो करता क्या है, यहाँ पे वसा समझते हैं। वसा किसको बोलते हैं, फैट। वसा यानी कि फैट। हमारे भोजन के अंदर जो फैट उपस्थित होता है, यानी कि जो वसा उपस्थित होता है, उसका ये करता है पायसीकरण। क्या करेगा, पायसीकरण। क्या करेगा ये, पायसीकरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन क्या करता है, पायसीकरण करता है। वसा का पायसीकरण से क्या मतलब है,
यानी वसा के जो बड़े बड़े कण है ना, उसको तोड़ के छोटे छोटे कणों में बदलना, उसको तोड़ के छोटे छोटे कणों में बदलना। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वसा का पायसीकरण। क्या करना है इसमें, वसा के जो बड़े बड़े कण हैं उसको तोड़ के किसमें बदल देना है, वसा के छोटे छोटे कणों में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वसा का पायसीकरण। किसी को दिक्कत इसमें, वसा का पायसीकरण। ठीक है बात, यहां पे किसी को दिक्कत, आगे चला जाए, चलिए चलते हैं फिर। ये हो गया। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको अग्नाशय, अग्नाशय दिख रहा है। अग्नाशय के बारे में हम बताए थे आप लोग को कि इसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। कहाँ से कि इसमें से एंजाइम भी आता है और हार्मोन भी आता है। हार्मोन जो आता है इंसुलिन, वो उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे हार्मोन वाला चैप्टर में। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजाइम के बारे में। तो अब जो अग्नाशय है, इससे जो एंजाइम आएगा यहाँ पक्वाशय के पास, वो क्या कांड करने वाला है, अब हम उसको देखेंगे। अब क्या होने वाला है बाबू, अग्नाशय। कौन से बाबू, अग्नाशय। क्या है, अग्नाशय। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या है, कहां पाया जाएगा, अमाशय के नीचे, अमाशय और बड़ी आंत के बीच में। कोई दिक्कत, अमाशय और किसके बीच में, बड़ी आंत के बीच में, बड़ी आंत के बीच में। इसके अंदर से जो द्रव्य आता है, इसके अंदर से जो द्रव्य आता है, अग्नाशय को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं, तो इसके अंदर से जो द्रव्य आता है उसको पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, पैनक्रियाटिक, या फिर हिंदी में बोलेंगे अग्नाशयिक रस। क्या बोलेंगे, अग्नाशयिक रस, अग्नाशयिक। कोई दिक्कत, 3 तरह का इसमें एंजाइम आता है। एक आएगा आपका ट्रिप्सिन, लाइपेज, और तीसरा कौन सा होगा आपका, एमाइलेज। तीसरा कौन सा होगा, एमाइलेज। तीसरा कौन सा होगा, अग्नाशय से 3 तरह का एंजाइम आता है। कितने तरह का, कौन कौन सा है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। पेनक्रियाज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अग्नाशय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पेनक्रियाज। अग्नाशय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पेनक्रियाज से आने वाले द्रव्य को हम क्या बोलेंगे, पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक, पेनक्रियाटिक जूस। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कितने तरह का एंजाइम आ रहा है यहाँ पे, 3 तरह के। कितने तरह का, 3 तरह का। सबसे पहला कौन सा है, ट्रिप्सिन। सबसे पहला कौन सा है, हिंदी में लिख देते हैं यहाँ पे, ट्रिप्सिन। क्या नाम है इसका, दूसरा कौन सा है, लाइपेज। क्या नाम है, और तीसरा कौन सा है, एमाइलेज। तीसरा कौन सा है, एमाइलेज। कौन सा, तीनों का नाम जरा बोलिए आप लोग, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ट्रिप्सिन, ठीक है। अब ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन। पेप्टोन कहां से आया बाबू, पेप्टोन बना कहां था, प्रोटीन का जब हम लोग पाचन कराए थे वो किसमें बदला था, पेप्टोन में। पेप्टोन को किसमें बदल देगा, ये पेप्टोन को किसमें बदलेगा, पेप्टाइड में। किसमें बदलेगा, पेप्टाइड में। तो पेप्टोन को किसमें बदल देगा, ये पेप्टाइड में। ट्रिप्सिन क्या करेगा, पेप्टोन को पेप्टाइड में। ट्रिप्सिन क्या करेगा, पेप्टोन को पेप्टाइड में, पेप्टोन को पेप्टाइड में, पेप्टोन को पेप्टाइड में। अब भूले ना आप लोग, फिर देखिएगा। दूसरा आता है हमारे पास लाइपेज। दूसरा कौन सा है, लाइपेज। अब हम आप लोग को बताए थे पायसीकृत वसा, पायसीकृत वसा बताए थे कि नहीं बताए थे,
पायसीकृत वसा, यानी वसा का जो पायसीकरण हुआ था अभी उसे हम क्या बोलेंगे, पायसीकृत वसा। अब इस वसा को ये क्या करेगा, लाइपेज जो है, ध्यान दीजिएगा, जो वसा का हम लोग पायसीकरण कराए थे, किसका बाबू, वसा का पायसीकरण करवाए थे। अब वो जो पायसीकृत वसा यानी जो छोटे कणों में तोड़ दिया गया है, अब लाइपेज आके क्या करेगा, इस पायसीकृत वसा को ग्लिसरॉल में बदल देगा। ग्लिसरॉल में, किसमें बदल देगा, ग्लिसरॉल में। पायसीकृत वसा को लाइपेज क्या करेगा, ग्लिसरॉल में, किसमें बदल देगा, ग्लिसरॉल में, किसमें बदलेगा, कोई दिक्कत। तीसरा हमारे पास क्या है, एमाइलेज। तीसरा क्या है, एमाइलेज। क्या करेगा, एमाइलेज क्या करेगा, जो हमारे भोजन में शर्करा मौजूद होता है ना, चीनी, क्या होती है बाबू, शर्करा क्या मौजूद होता है, इसको बदल देगा माल्टोज में। इसको किसमें बदल देगा, ये बदला क्या जा रहा है, मतलब इससे मतलब क्या हुआ, ये क्या चीज है, समझ में आ रहा है आप लोग को। बड़े कणों को तोड़ के छोटे कणों में बदला जा रहा है, जैसे ही हम लोग दूसरे में तोड़ रहे हैं उसका नाम बदल जाता है। अब देखिए, अब कहेंगे आप लोग की तोड़ने का क्या जरूरत है। अब आप लोग को एक उदाहरण देते हैं, शायद आप लोग को समझ में आए। जैसे कि हम सब लोग जो है खाना खाते हैं, रोटी वगैरह खाते हैं कि नहीं खाते हैं। रोटी जो बनता है किससे, आटा से। आटा कहाँ से आता है, गेहूं से। हम डायरेक्टली गेहूं लाके दे देंगे, आप लोग खा लीजिएगा, नहीं खाइएगा। आप पहले गेहूं को ले जाके पिसवाइएगा, यानी छोटे कणों में बदलवाइएगा। बात समझ में आ रहा है। जब छोटे कण में बदल जाएगा तब उसको आटा गूंद के जैसे भी उसको बनाइएगा सानोन के, और उसके बाद उसका रोटी पका के एकदम मस्त पका के खाइएगा। ऐसे ही करते हैं ना, क्या जरूरत है, डायरेक्टली गेहूं ही खा लेते। गेहूं पिसाई बच जाता है आपका, बच जाता है कि नहीं बच जाता, टाइम बच जाता, मेहनत बच जाता है रोटी पकाने का, गैस बच जाता, बच जाता कि नहीं बच जाता, बच जाता ना। लेकिन ऐसा करते हैं आप लोग, नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो बड़े कण हैं वो कोशिकाओं के अंदर कैसे जाएंगे। आप एक रोटी खाएं, अब एक रोटी सब कोशिका के अंदर कैसे जाएगा, हत्ते चक्कर रोटी, कोशिका एकदम, कोशिका इतना छोटा है जैसे आप लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे, यानी उसके लेवल का तोड़ के उतना छोटा बनाइएगा तब ना सब कोशिका के पास जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो वही बेसिकली बड़े कणों को तोड़ के एकदम सूक्ष्म कणों में बदलना, उसी को हम लोग पाचन कहते हैं। बात समझ में आ रही है। बड़े कणों को तोड़ के छोटे कणों में बदलना ताकि सब कोशिकाओं को ऊर्जा मिल सके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। पाचन अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है मुंह में। मुंह में क्या हो रहा है, लार ग्रंथि से आने वाला लार जो एंजाइम है वो क्या कर रहा है, आपका कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल रहा है, माल्टोज में। कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल रहा है। उसके बाद ग्रासनली में क्रमाकुंचन की गति से होते हुए भोजन कहां पहुंचा है, अमाशय के पास। अमाशय के पास क्या था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय के पास क्या था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसकी वजह से अमाशय के जो अंदर जो है जो पाचन होता है कैसे माध्यम में होगा, अम्लीय माध्यम में। कैसे माध्यम में, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है क्या करता है, भोजन के अंदर उपस्थित जो आपके सूक्ष्म जीव है जो आपको बीमार कर सकते हैं उनको मार के खत्म कर देता है। बात समझ रहे हैं, उनको मार के खत्म कर देता है। इसके अलावा अमाशय में हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी जो आंतरिक जो भित्ति है यहां से जठर ग्रंथि का स्राव होता है। यहाँ पे जठर ग्रंथि होती है जो दो तरह के एंजाइम का स्राव करती है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और रेनिन क्या कर रहा है, दूध में जो प्रोटीन उपस्थित है उसको पचा रहा है। दूध में जो प्रोटीन उपस्थित है उसको पचा रहा है। कौन पचा रहा है, रेनिन। अब पेप्सिन क्या कर रहा है, भोजन के मतलब भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पचा रहा है। बात समझ में आ रही है। रेनिन बच्चों में ज्यादा पाया जाएगा, अब पेप्सिन बड़े लोगों में ज्यादा पाया जाएगा। अब बेसिकली प्रोटीन बदल किस में रहा है, यानी प्रोटीन को पचा रहे हैं, यानी प्रोटीन को तोड़ रहे हैं। तो अब तोड़ने के बाद जो नया नाम क्या रखेंगे, जैसे कि गेहूं के हम लोग दाने को जब उसको पीसे थे यानी कि छोटे कणों में बदले हैं तो उसका नाम हम आटा रख दिए है ना। आटा रखें कि नहीं रखें। तो इसी प्रकार जब प्रोटीन के बड़े कणों को तोड़ के छोटे कणों में बदलेंगे उसका नया नाम क्या रख दिए हम लोग, पेप्टोन। क्या नाम रखे हैं, पेप्टोन रखे हैं।
इसके अलावा अमाशय में एक चीज हम लोग और पढ़े थे कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो श्लेष्मा के द्वारा इसके आंतरिक भित्ति के अंदर सुरक्षित रखा जाता है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अब बाबू अगर क्या हो, अगर जो है ये श्लेष्मा भित्ति ठीक से काम ना करे, अच्छा कहीं से कट जाए, ठीक ना, तो अंदर घाव बना देगा। और उस घाव का क्या नाम दिए थे हम लोग? पेप्टिक अल्सर। क्या नाम दिए थे उसका? पेप्टिक अल्सर। किसी को दिक्कत? अमाशय में काम खत्म हो गया। अमाशय से भोजन अब आगे कहाँ पहुंचा है? पक्वाशय में। कहाँ पहुंचा है? पक्वाशय में। अब पक्वाशय के दोनों तरफ क्या है बाबू? ग्रंथि लगी हुई है। दोनों तरफ क्या है? एक बगल है लीवर, एक बगल है अग्नाशय। तो पहले सब दिखा दिए हैं, बस उसका एक बार ओवरव्यू बता रहे हैं, ठीक ना। एक बगल है लीवर, एक बगल क्या है? अग्नाशय। तो अब लीवर क्या है? लीवर क्या करेगा? अपने अंदर क्या बनाता है? पित्त। क्या बनाता है? पित्त। क्या बनाएगा? और पित्त ले आके अब दे देता है किसको? पित्ताशय को। पित्ताशय तुम रखो, हमारा पित्त बनाए रखो, जरूरत पड़ेगा तुमसे लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे जरूरत पड़ता है तो ये क्या करता है? पित्ताशय पक्वाशय के अंदर भेज देगा, जाओ पित्त काम करो अपना। अब जैसे ही पित्ताशय पक्वाशय के अंदर पहुंचेगा, पित्त रस जैसे ही पक्वाशय के अंदर पहुंचेगा, अब क्या होगा? अब पित्ताशय से आने वाला जो पित्त है उसका जो है पीएच कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? तो यहाँ पे पाचन के माध्यम को क्षारीय बना देगा, पाचन के माध्यम को। इसके अलावा पित्त एक और बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं वसा का पायसीकरण। क्या करता है? वसा का, यानी वसा के बड़े कणों को तोड़कर छोटे कणों में बदलने का काम करेगा। वसा के बड़े कणों को तोड़कर छोटे कणों में बदलने का काम करेगा। बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं फिर? पायसीकरण। क्या बोल रहे हैं? पायसीकरण। कोई दिक्कत? छोटे कणों का हम लोग कुछ नाम भी दिए थे बाबू। छोटे कणों का क्या नाम दिए थे हम लोग? तो बहुत ज्यादा है इसमें बचा हुआ है अभी। छोटे कणों को मैं बदल दिया। इसके अलावा हम लोग देखें पक्वाशय के आंतरिक भित्ति से क्या स्रावित हो रहा है? बाइकार्बोनेट आयन, जो वहां के माध्यम को क्या कर रहा है? क्षारीय बना रहा है, ठीक ना। अब आता है अग्नाशय से आपका अग्नाशयिक द्रव्य, अग्नाशयिक रस। ये लाता है अपने साथ 3 गो एंजाइम। कितने एंजाइम ला रहा है? 3 गो एंजाइम। सबसे पहले ट्रिप्सिन, दूसरा लाइपेज, तीसरा क्या है? एमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? सबसे पहले जो हम लोग पेप्टोन में बदले थे प्रोटीन को किसमें बदले थे? उस पेप्टोन के किसमें बदल देगा? पेप्टाइड में। किसमें बदल देगा? दूसरा नंबर का इसका जो एंजाइम है, यानी कि जो एमाइलेज है, क्या है? लाइपेज है। कौन सी है बाबू? लाइपेज। ये क्या करेगा? पायसीकृत वसा को ग्लिसरॉल में बदल देगा। किसमें बदल देगा? इसका तीसरा जो एंजाइम है, यानी कि एमाइलेज है, ये क्या कर रहा है? भोजन के अंदर जो चीनी मौजूद है, शर्करा मौजूद है, उसको किसमें बदल दे रहे हैं? माल्टोज में। यहां तक किसी को दिक्कत? लास्ट बचा इसमें छोटी आंत के अंदर पाचन, यानी कि भोजन जब कहां जाएगा? छोटी आंत के अंदर। इसके अंदर 4 गो एंजाइम होंगे जो किसी को किसी में बदलेंगे, अब पाचन यहीं पे हो जाता है हमारा। बात समझ में आ रही है? देख लिए ये भी 4 तरह का एंजाइम आते हैं हमारे पास। कहां पे? छोटी आंत के अंदर। कैसा आते हैं? 4 तरह का एंजाइम। कितने तरह का है? 4। अब छोटी आंत के अंदर आपको एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है, बिल्ली। क्या पढ़ना है? बिल्ली। अभी इसके बाद में पढ़ेंगे बिल्ली। चलिए पहले बिल्ली ही बता देते हैं। बिल्ली, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं रसांकुर। क्या बोलेंगे? रसांकुर। क्या नाम होता है इसका? रसांकुर क्या होता है? उंगली नुमा संरचना होती है, देखने में लगे हमने की अंगुरी है। जैसे कि देखिए, अगर हम यहाँ पे छोटी आंत के ऐसे पाइप बना देते हैं, दिखाई दे रहा है आप लोग को? अब ये ऊपर वाला हिस्सा ये है और नीचे वाला हिस्सा यही है ना, ऊपर नीचे दोनों बगल पाया जाएगा, ऐसे अंगूरी जैसा, देखने में लगे जैसे कि अंगूरी है। समझ रहे बात को? अभी उसका चित्र दिखाएंगे आप लोग को।
उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रसांकुर। क्या बोलते हैं? जब भोजन इसके अंदर से जाता है ना तो इसमें रगड़ा के जाता है बहुत बढ़िया तरीके से। अब मान लीजिए कि यहाँ एकदम इसे पूरा ऊपर तक नीचे तक फैला हुआ, अब जिसमें इसके अंदर से भोजन जाएगा तो रगड़ा के नहीं जाएगा, इसका अपना कुछ काम है, अभी बताएंगे। पहले तो ये क्या करता है? भोजन को आगे ढकेलने का काम करता है, भोजन को आगे ढकेलने का काम करता है। फिर क्या होता है? जो इसका छोटी आंत की जो आंतरिक भित्ति है, इसके अंदर से 4 प्रकार का एंजाइम निकलता है, 4 प्रकार का एंजाइम निकलता है। सबसे पहले आता है आपका इरेप्सिन। सबसे पहले क्या आता है आपके पास? इरेप्सिन। सबसे पहले क्या आता है? इरेप्सिन क्या करता है? जो पेप्टोन पेप्टाइड में बदला था। पेप्टोन किसमें बदला था? देखिए, सबसे पहले क्या था हमारे पास? प्रोटीन। प्रोटीन बदला है किसमें? पेप्टोन में। अब पेप्टोन को फिर किसमें बदलाया था? पेप्टाइड में। ये तो आप लोग पढ़ लिए हैं पिछले में, इतना तो पढ़ लिए हैं। अब ये जो पेप्टाइड है, कौन सी बचा हमारे पास? पेप्टाइड। इस पेप्टाइड को ये क्या करेगा? अमीनो अम्ल में बदल देगा। किसमें बदलेगा? किसमें बदल देगा? अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल में। अब ये हमारे शरीर के लिए ठीक है, हमारा शरीर इसको कहेगा बहुत सुंदर, लाइए ऊर्जा मिल रहा है हमको। समझ रहे हैं? प्रोटीन किसमें बदला है लास्ट में? अमीनो अम्ल में। किसमें बदला है? इसका दूसरा जो है एंजाइम वो होता है माल्टेज। क्या होता है? माल्टेज। दूसरा एंजाइम क्या होता है? माल्टेज। क्या होता है? ये क्या करता है? माल्टोज को, जो माल्टोज अभी पढ़े थे ना, माल्टोज पढ़े, शर्करा को माल्टोज में बदला जा रहा था। किसके द्वारा? एमाइलेज के द्वारा। जो कहां से आया था? अग्नाशय से। कहां से आया था? अब वो जो माल्टोज है, कौन से बाबू? माल्टोज को बदला जाएगा ग्लूकोज में। किसमें बदला जाएगा? हमारे शरीर को ग्लूकोज ही तो चाहिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये कहां पे हो रहा है? अब ये छोटी आंत के अंदर। ये सब कहां पे हो रहा है? 2 एंजाइम आ गया। अब देखिए तीसरा एंजाइम आएगा। अब कौन सा आएगा? तीसरा एंजाइम है सुक्रेज। तीसरा एंजाइम क्या है? सुक्रेज। क्या है तीसरा एंजाइम? तो जो सुक्रोज है ना बाबू, भोजन के अंदर हमारे जो सुक्रोज उपस्थित होता है, उसको भी ये किसमें बदल देगा? ग्लूकोज में। किसमें बदल देगा? हमारे शरीर को यही तो चाहिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अब आएगा हमारे पास चौथा एंजाइम। कौन सा एंजाइम? चौथा एंजाइम है हमारे पास लैक्टेज। चौथा एंजाइम क्या है? लैक्टेज। चौथा एंजाइम क्या है? जो क्या करेगा? लैक्टोज को ग्लैक्टोज में बदल देगा। लैक्टोज को ग्लैक्टोज में बदल देगा। ये चारों में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा याद करने में। इरेप्सिन जो है क्या कर रहा है? आपका पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल रहा है। इरेप्सिन क्या कर रहा है? पेप्टाइड को, जो माल्टेज है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल रहा है। ये आसानी से याद हो जाएगा। सुक्रेज है, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल रहा है, आसानी से याद हो जाएगा। जो लैक्टेज है वो लैक्टोज को ग्लैक्टोज में बदल रहा है। अब इसमें क्या मुश्किल है? मुश्किल है? आसानी से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। यहां तक किसी को दिक्कत है? यानी अब ये जो चीज बना है लास्ट में, ये सब एकदम काम का चीज जो हमारे शरीर को चाहिए, जो हमारे शरीर को चाहिए। यानी अब ये ऊर्जा बन गया है। अब इसको सब कोशिका के पास भेजना है। इसको क्या करना है? अब सब कोशिका के पास भेजना है। लेकिन अभी है कहां पे? अभी छोटी आंत के अंदर। कहां पे अभी? तो इसको अब खींच खींच के अपना खून के अंदर भेजना होगा ना। खून ही ना पूरे शरीर में लेके घूमेगा इसको, समझ रहे हैं? तो अब खींच खींच के भेजने वाला काम, पहले इसको खींचना पड़ेगा। खींचने का काम करता है इसके अंदर उपस्थित विल्ली, यानी रसांकुर, जो अभी हम बताए थे। उंगली दोनों बगल से निकला रहता है और उसमें क्या है? भोजन एकदम रगड़ा के आगे बढ़ेगा, एकदम रगड़ा के, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में वहां पे अवशोषित होगा। होगा कि नहीं होगा? कहने का मतलब एक मान लीजिए पाइप है। कौन सी बाबू? अब पाइप में हम दोनों बगल से ऐसे कुछ लगा दिए हैं, कपड़ा मान लीजिए लगा दिए हैं, इसके अंदर से हम कुछ भी पदार्थ इधर से ढकेले उधर, तो इसमें से रगड़ा के नहीं जाएगा? रगड़ा के जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जितना रगड़ाएगा उतना अधिक से अधिक मात्रा में इसमें से जो ऊर्जा है अवशोषित होगा। बात समझ रहे हैं? और छोटी आंत की लंबाई देखिए वो कितना चक्का है। तो जितना ऊर्जा लगभग यहाँ पे अंतिम उत्पाद जो बना था हमारे पास, जैसे में हम लोग क्या देखे थे? अमीनो अम्ल,
ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये सारी चीजें वो सारा इसमें रगड़ा के अवशोषित हो जाएगा और वो सब कहाँ भेज दिया जाएगा, हमारी रक्त वाहिका में, और हमारे ब्लड उसको लेके पूरा शरीर में घूमेगा चारों बगल। बात समझ रहे हैं? और इस प्रकार हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा। इसमें रसांकुर देखिए कितना अच्छा काम किया, लास्ट में किया है कि नहीं किया है। इस प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो है पाचन संपन्न होता है, समझ रहे हैं। अब जो अनपचा भोजन है वो कहाँ भेज दिया जाएगा, बड़ी आंत में। कहाँ चला जाएगा, अब बड़ी आंत में जो अनपचा भोजन है यहाँ से गुदा द्वार द्वारा हमारे शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार हमारा पाचन हो गया एकदम संपन्न। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? अब आप लोग के मन में आया होगा कि भाई पानी का तो पाचन करीबे नहीं किए हैं, पानी भी तो पीते हैं हम लोग, तो पानी का पाचन नहीं होता है, पानी का पाचन नहीं होता है। पानी का जो खेल रहता है वो हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन वाला चैप्टर में, कि वो उत्सर्जी किस प्रकार से होता है हमारे शरीर के अंदर से। समझ रहे हैं बात को? पानी